नमस्कार। आज हम टर्बो टाइम्स प्लस के 14 अक्टूबर 2025 के संस्करण से कुछ बेहद ज़रूरी और दिलचस्प खबरों की गहराई में उतरेंगे। शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने राष्ट्रीय राजनीति, खासकर बिहार की राजनीति में फिर से हलचल पैदा कर दी है। IRCTC घोटाले मामले में आरोप तय हो गए हैं। जी हाँ, दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कुल 14 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। ये मामला रेलवे के 2 होटलों के आवंटन से जुड़ा है, जब लालू प्रसाद यादव वो 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। हाँ, टर्बो टाइम्स प्लस की रिपोर्ट इस मामले की पुरानी परतों को भी खुरेदती है। आरोप मुख्यतः क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के उल्लंघन के हैं। सीबीआई का कहना है कि ठेके देने की प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखकर कुछ खास निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। यह सिर्फ प्रक्रियात्मक गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का आरोप है। सही कहा। आरोपों की गंभीरता इसी बात से समझी जा सकती है कि इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी शामिल हैं। सीबीआई की चार्जशीट, जैसा कि और सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है, जैसा कि खैर ऐसे मामलों में स्वाभाविक ही है। हाँ, और अब जब आरोप तय हो गए हैं तो ट्रायल शुरू होगा। इसका सीधा मतलब है कि ये मामला अब अदालत में लंबा चलेगा। इस टाइमिंग के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में। बिल्कुल। ट्रायल एक लंबी प्रक्रिया होती है, सबूत पेश किए जाएंगे, गवाहियां होंगी, जिरा होगी। इसमें महीनों, शायद साल भी लग सकते हैं। टर्बो टाइम्स प्लस ने भी इस पहलू पर गौर किया है कि क्योंकि इसमें राज्य के इतने बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य शामिल हैं, इसका असर बिहार की राजनीति की दिशा पर पड़ सकता है। बचाव पक्ष किन कानूनी दलीलों पर फोकस कर सकता है, जिसमें प्रक्रियात्मक खामियों से लेकर सबूतों की प्रामाणिकता तक, वो सब शामिल हो सकता है। तो ये मामला कानूनी और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर देखने लायक होगा। चलिए अब राजनीति के गलियारों से निकलकर सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाली खबर पर आते हैं। मुंबई वालों के लिए टोल टैक्स में एक बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मुंबई में एंट्री के 5 मुख्य टोल प्लाजा, दहिसर मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे वाला, मुलुंड LBS मार्ग, वाशी और ऐरोली, यहाँ पर अब हल्की गाड़ियाँ कार, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और छोटी वैन, इनसे टोल नहीं लिया जाएगा। ये फैसला लाखों लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में फायदा पहुंचाएगा। जी, वाकई बड़ी राहत है। टर्बो टाइम्स प्लस में दिए गए आंकड़ों के अनुसार रोजाना लगभग 2.8 लाख गाड़ियां इन टोल नाकों से गुजरती हैं। सुबह शाम के ट्रैफिक जाम में इन टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारें तो मुंबईकरों के लिए रोज का सिरदर्द है। इससे न सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि शायद ट्रैफिक की रफ्तार पर भी कुछ सकारात्मक असर पड़े। रोजाना सफर करने वालों के लिए ये एक बड़ी राहत है। लेकिन जैसा कि टर्बो टाइम्स प्लस के आर्थिक विश्लेषण में बताया गया है, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना करीब 886 करोड़ रुपए का भारी बोझ पड़ेगा। ये रकम छोटी नहीं है। 886 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इस बोझ की भरपाई कैसे होगी? क्या कहीं इसका असर किसी और योजना या विकास कार्य पर तो नहीं पड़ सकता? कि इस रकम का इंतजाम कहां से होगा? क्या इसके लिए किसी दूसरी विकास परियोजना के बजट में कटौती होगी, या फिर राज्य सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेना पड़ेगा? ये भी जिक्र है कि चुनाव नजदीक होने के कारण इसे एक लोकलुभावन पॉपुलर कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसकी आर्थिक व्यावहारिकता पर लंबी अवधि में सवाल बने रहेंगे। सरकार को ये साफ करना होगा कि इस वित्तीय घाटे का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ताकि अन्य जरूरी सेवाओं पर असर ना पड़े। यानी राहत के साथ साथ एक बड़ा आर्थिक सवाल भी जुड़ गया है। ठीक है, अब देश की आर्थिक राजधानी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चलते हैं, जहां स्थिति थोड़ी चिंताजनक नजर आ रही है। इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, स्थिति वाकई गंभीर है। इजराइल ने उत्तरी लेबनान के आइतो शहर में एक बड़ा हवाई हमला किया है। टर्बो टाइम्स प्लस की अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की रिपोर्ट के मुताबिक यह हाल के समय का शायद सबसे घातक हमला हो सकता है, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है। सिर्फ आइतो ही नहीं, दक्षिणी लेबनान पर भी लगातार ड्रोन और हवाई हमले जारी हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि निशाना किसे बनाया गया। क्या ये सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने थे या
रिपोर्टों के अनुसार निशाना हिजबुल्लाह के कथित ठिकानों के साथ साथ कुछ ऐसी इमारतों को भी बनाया गया जहां विस्थापित परिवार रह रहे थे और कुछ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। यह स्थिति को और जटिल बनाता है। इसके अलावा इजरायली सेना का ये बयान कि वो अब पूरे लेबनान में आतंकी ठिकानों को बेरहमी से मतलब रेंटलेसली निशाना बनाएंगे, ये तनाव को और भड़काने वाला है। यह भाषा संघर्ष के और बड़े होने का साफ संकेत देती है। बेरहमी से ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। टर्बो टाइम्स प्लस का विश्लेषण इस बढ़ते तनाव के क्षेत्रीय प्रभावों के बारे में क्या कहता है? क्या ये संघर्ष और फैल सकता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि इस तरह की बयानबाजी और सैन्य कार्यवाहियां एक खतरनाक साइकिल शुरू कर सकती हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्यवाही की आशंका बढ़ जाती है, जिससे संघर्ष लेबनान के दूसरे हिस्सों और शायद सीरिया तक भी फैल सकता है। इसका सीधा असर पूरे मध्य पूर्व की नाजुक स्थिरता पर पड़ेगा और फिर वैश्विक तेल की कीमतों से लेकर शरणार्थी संकट तक कई और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कूटनीतिक प्रयासों की बात तो हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत फिलहाल तनाव बढ़ाने वाली ही दिख रही है। ये वाकई एक चिंताजनक तस्वीर है। चलिए इस तनावपूर्ण माहौल से हटकर भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की ओर रुख करते हैं। आज एक बड़ी लिस्टिंग हुई, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का IPO। जी, और इसे लेकर निवेशकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये IPO कुल मिलाकर 54 गुना सब्सक्राइब हुआ। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 54 गुना, मतलब जितनी शेयर बेचने की पेशकश थी उससे 54 गुना ज्यादा खरीदने की मांग आई। और संस्थागत निवेशकों का क्या हाल रहा? उनका रिस्पॉन्स कैसा था? बड़े संस्थागत निवेशक, जिन्हें QIB कहते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बड़े वित्तीय संस्थान, उनका हिस्सा तो आप यकीन नहीं करेंगे 166 गुना सब्सक्राइब हुआ। टर्बो टाइम्स प्लस के बिजनेस सेक्शन ने इसे हाईलाइट करते हुए लिखा है कि QIB का इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि बड़े और जानकार निवेशकों को कंपनी के भविष्य और उसके मैनेजमेंट पर कितना गहरा भरोसा है। ये सिर्फ रिटेल निवेशकों का उत्साह नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशनल मनी का भी मजबूत समर्थन है। रिटेल निवेशकों और कंपनी के कर्मचारियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस IPO के जरिए कंपनी ने करीब 11,600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 11,600 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। इसका इश्यू प्राइस 1,140 रुपए प्रति शेयर था। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी ऊंचा चल रहा था, शायद 1,535 रुपए तक पहुंच गया था। जाहिर है निवेशकों को लिस्टिंग पर अच्छे खासे मुनाफे की उम्मीद थी। तो क्या लिस्टिंग उम्मीदों के मुताबिक रही? शुरुआती रुझान तो मजबूत लिस्टिंग की ओर ही इशारा कर रहे थे, जैसा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम से अंदाजा लग रहा था। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर का प्रदर्शन कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें बाजार का ओवरऑल मूड भी शामिल है और यहीं पर वैश्विक कारक जैसे मध्य पूर्व का तनाव, जिसका हमने अभी जिक्र किया, वो असर डालते हैं। हाँ, तो क्या इस IPO की लिस्टिंग और वैश्विक तनाव का असर बाजार पर दिखा? सेंसेक्स निफ्टी का क्या हाल था? बिल्कुल। टर्बो टाइम्स प्लस की मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिला। LG IPO की लिस्टिंग से उत्साह तो था, लेकिन मध्य पूर्व की स्थिति और दूसरे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में थोड़ी घबराहट और सतर्कता भी थी। विश्लेषकों की राय यही है कि ऐसे मिले-जुले संकेतों के बीच निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी निवेश का फैसला पूरी जांच पड़ताल के बाद ही लेना चाहिए। तो एक तरफ IPO की सफलता, दूसरी तरफ वैश्विक अनिश्चितता का साया। चलिए अब कूटनीति के मंच पर चलते हैं। दिल्ली में एक अहम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। जी, ये है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन, यानी UN ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज चीफ्स कॉन्क्लेव। ये 14 से 16 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसमें भारत समेत 30 से ज्यादा देशों के सैन्य प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। टर्बो टाइम्स प्लस ने इस सम्मेलन के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। भारत तो दुनिया में शांति सेना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। इस सम्मेलन की मेजबानी करना क्या दर्शाता है? ये निश्चित रूप से वैश्विक शांति और सुरक्षा में भारत की बढ़ती भूमिका और उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा सिर्फ अनुभवों को साझा करना ही नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों पर मंथन करना भी है। जैसे शांति अभियानों में नई तकनीक का इस्तेमाल कैसे हो, बदलते संघर्षों
जैसे कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर, उनसे कैसे निपटा जाए और अलग-अलग देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल कैसे स्थापित हो। ये भारत के लिए अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने और वैश्विक शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल। अच्छा, अब जरा देश के अंदरूनी हालात, खासकर मौसम पर एक नजर डाल लेते हैं। कुछ हिस्सों में मौसम ने करवट लिया ऐसा लग रहा है। जी, टर्बो टाइम्स प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई है, जिससे तापमान गिरा है और मौसम में ठंडक बढ़ी है। लेकिन इसका असर कुछ राज्यों में ज्यादा गंभीर रहा है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश या कहीं-कहीं भूस्खलन की घटनाओं के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। कुछ जगहों पर स्थानीय त्योहारों के कारण भी स्कूल बंद हैं। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदला है, हल्की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन क्या यहाँ स्कूलों पर कोई असर पड़ा है? अभी तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम के कारण स्कूलों की छुट्टी की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश की संभावना जताई है, तो स्थिति पर नजर बनी हुई है। अभिभावकों और स्कूलों को स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। चलिए, अब शिक्षा जगत से जुड़ी दो दिलचस्प और शायद भविष्य की ओर इशारा करती खबरों पर बात करते हैं। पहली खबर स्कूलों में फीस भुगतान को लेकर है। कुछ आसानी होने वाली है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल कदम है। शिक्षा मंत्रालय स्कूलों में फीस जमा करने की प्रक्रिया को और आसान और डिजिटल बनाने पर जोर दे रहा है। टर्बो टाइम्स प्लस के अनुसार खास तौर पर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस जैसे डिजिटल पेमेंट माध्यमों को अपनाने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद अभिभावकों और छात्रों के लिए फीस भुगतान को ज्यादा सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी बनाना है। ये कैशलेस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया की बड़ी तस्वीर का ही एक हिस्सा है, कह सकते हैं। ये तो ही प्रक्रिया को आसान बनाने की बात। दूसरी खबर इससे कहीं ज्यादा बड़ी लगती है और शायद इस पर बहस भी हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ी पहल है। योजना ये है कि कक्षा 3 से ही बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को शामिल किया जाए। टर्बो टाइम्स प्लस ने इस पे विस्तार से लिखा है। इसका घोषित उद्देश्य बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही भविष्य की इस बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी तकनीक से परिचित कराना है। मकसद सिर्फ परिचय कराना नहीं, बल्कि उनमें एआई की बुनियादी समझ विकसित करना, उसके नैतिक पहलुओं पर सोचना सिखाना और शायद भविष्य में इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्हें तैयार करना है। कक्षा 3 से एआई, ये सुनने में काफी क्रांतिकारी लगता है। मेरा मतलब है, क्या हमारे स्कूल्स और शिक्षक इसके लिए तैयार हैं? क्या ये संभव है अभी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। जहां एक तरफ इसे भविष्य की जरूरत और शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में एक साहसिक कदम बताया जा रहा है, वहीं कुछ चिंताएं भी जाहिर की गई हैं। जैसे, क्या तीसरी कक्षा के बच्चे एआई जैसे जटिल विषय को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे? क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो इसे प्रभावी ढंग से पढ़ा सकें? पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन होगा ताकि ये बच्चों पर बोझ न बने और रटने की बजाय समझ विकसित करे? क्या इससे डिजिटल डिवाइड और बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर है सभी स्कूलों में समान संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे? ये कुछ गंभीर सवाल हैं जिन पर नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों को गंभीरता से विचार करना होगा। तो ये था टर्बो टाइम्स प्लस के आज के संस्करण से कुछ प्रमुख खबरों का हमारा विश्लेषण। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।